रामचंद्र गुहा एक विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं। उन्होंने एक समीक्षा की कि गांधी से आगे सोचना चाहिए। राहुल गांधी अभिमन्यु नहीं है, कई बार लगता है वो अर्जुन है। परसेप्शन तो यही है ना कि गांधी परिवार ही कांग्रेस है। क्योंकि कांग्रेस जिन मूल्यों के लिए संघर्ष कर रही है उसके लिए सबसे ज्यादा उसने कुर्बानी दी है। रामचंद्र गुहा ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े समर्थक हों या उन्होंने सरकार के खिलाफ लेख ना लिखे हों। एक जो तर्क देते हैं रामचंद्र गुहा, जैसे 2008 वो पहला मौका जब राहुल गांधी किसी फॉर्मल पद पर कांग्रेस के आसीन होते हैं। उस वक्त 1204 विधायक थे पूरे भारत में कांग्रेस के, और इस वक्त 676 विधायक हैं। अगर सामान्य स्थितियां इस देश में होती उसमें आप इस बात को कह सकते थे, लेकिन जब पूरे चुनाव प्रक्रिया का ही अपहरण कर लिया गया और उसके बावजूद ऐसा भी नहीं कि कोई रिजल्ट नहीं है। राहुल गांधी की समीक्षा नहीं हो सकती, उनकी आलोचना नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं है ना। नमस्कार दोस्तों, क्या सच में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के चैलेंजर हैं? क्या वो उनको चैलेंज दे सकते हैं? क्या उनसे जीत सकते हैं? सालों से ये सवाल जो है पॉलिटिकल एरिना में घूमता रहा। कई नाम उनके विकल्प के तौर पर देखे गए, जिसमें नीतीश कुमार का नाम भी था, ममता बनर्जी का नाम भी था, अरविंद केजरीवाल का नाम भी लिया जाने लगा कि ये बेहतर चैलेंजर हो सकते हैं मोदी के सामने। पॉलिटिकल गैलरीज में भी, पॉलिटिशियन के द्वारा भी, कुछ एनालिस्ट के जरिए भी। और फिर होता क्या है, धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों की स्थितियां खराब होती चली जाती हैं। नीतीश भाजपा में शामिल हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ जो हो रहा है वो हम सब ने देखा कि किस तरीके से 10 में से 7 राज्यसभा सांसद भाजपा में चले गए। टीएमसी टूट की कगार पर है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की स्थितियां भी खराब ही हैं। शिवसेना आप देख लें, एनसीपी आप देख लें, तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी क्षेत्रीय पार्टी को कहीं का छोड़ा नहीं है। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, जो बड़े नाम माने जाते रहे, लेकिन राहुल गांधी टिके हुए हैं। राहुल गांधी टिके हुए हैं, लेकिन उन पर जो हमले हैं और उनके चैलेंजर होने की काबिलियत पे सवाल करने वाले लोग जो है वो कम नहीं हो रहे हैं। और वो लिबरल्स का जो खेमा है उधर से भी वो आवाज़ बुलंद हो रही है। रामचंद्र गुहा बहुत सेलिब्रेटेड ऑथर हैं, राइटर हैं, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी। उनका एक आर्टिकल इस वक्त सोशल मीडिया पर धूम मचाए फिर रहा है, चल रहा है। रामचंद्र गुहा कह रहे हैं कि गांधी से आगे सोचना होगा, गांधी काबिल चैलेंजर नहीं है नरेंद्र मोदी के। बहुत सारे तर्क उन्होंने दिए। तो गुहा साहब ये आर्टिकल लिख क्यों रहे हैं? राहुल गांधी के सामने हमेशा ये सवाल क्यों आता है कि वो चैलेंजर है या नहीं है? इन सब मामलों पर थोड़ी सी गहराई में जाकर करेंगे चर्चा। और गहराई में कौन सा शो में जाते हैं हम जाते हैं द थर्ड आई में। द थर्ड आई में इसी बात पर होगी चर्चा कि राहुल गांधी वाकई चैलेंजर हैं या नहीं है, गुहा साहब आर्टिकल क्यों लिख रहे हैं, उनके तर्कों में कितना दम है। बातचीत हमारे साथ करेंगे डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी। शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शुक्रिया। तो सबसे पहले तो ये कि सवाल तो चैलेंजर हैं नहीं हैं, काबिलियत है नहीं है, बहुत सारी खामियां राहुल गांधी के सालों से गिनाई जाती रही हैं। सोशल मीडिया पर पूरा एक कुत्सित कैंपेन हम देखते हैं उनकी पर्सनैलिटी को खत्म कर देने की या उसको डिग्रेड कर देने की। फिर बहुत सारे उपक्रम हम राहुल गांधी के जरिए भी देखते हैं। सब पर बात करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले ये समझाइए कि रामचंद्र गुहा एक विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं, शानदार राइटर हैं। सवाल पूछने का अधिकार या समीक्षा का अधिकार तो उनके पास है ही। उन्होंने एक समीक्षा की कि गांधी से आगे सोचना चाहिए और प्रिंसिपल अपोजिशन के तौर पर उनको ना देखा जाए, उम्मीदें इसमें आरोपित ना की जाए। क्यों लिख रहे हैं ये आर्टिकल रामचंद्र गुहा? रामचंद्र गुहा क्यों लिख रहे हैं ये तो रामचंद्र गुहा ही बता सकते हैं। नंबर 1, रामचंद्र गुहा को लिखने का अधिकार है या नहीं? बिल्कुल है, उन्हें पूरा अधिकार है कि वो लिखें। लेकिन रामचंद्र गुहा जो लिख रहे हैं वो तथ्यों से कितना करीब है या दूर है, ये विश्लेषित करने का अधिकार हमें भी है। और तब हम जब ये देखते हैं तो रामचंद्र गुहा का जब आर्टिकल पढ़ते हैं तो थोड़ा आश्चर्य होता है कि ये आर्टिकल 2009 में लिखा जा रहा है, 2012 में लिखा जा रहा है, 2018 में लिखा जा रहा है या 2026 में लिखा जा रहा है। राम गुहा जो चीज़ 2011-12 में लिख रहे थे राहुल गांधी के बारे में या गांधी परिवार के बारे में, वही चीज़ वो 2026 में भी लिख रहे हैं। और उनके आर्टिकल को पढ़ के ऐसा लगता है कि जैसे ये मोदी वर्सेस राहुल गांधी, ये दो लोगों की लड़ाई है। तो क्या इतिहास के वो विद्यार्थी हैं, तो क्या इतिहास का बोध भी है उनके अंदर? क्या ये पानीपत की कोई चौथी जंग है जिसमें किसी घोड़े पर सवार राहुल गांधी तलवार लेकर किसी मोदी नाम के बादशाह से युद्ध में
लड़ रहे हैं लेकिन उनकी तलवारों में जंग लगा है, क्या ऐसा है? या फिर इस देश में मोदी सरकार ने खास तौर पर जिस तरह संस्थाओं पर कब्जा किया हुआ है, जिस तरह चुनाव प्रक्रिया का अपहरण एक तरह से कर लिया गया है, एसआईआर के जरिए जो सब हुआ उसको हम यहां दोहराना नहीं चाहते, तमाम संस्थाओं पर जिस तरह से कब्जा कर लिया है, संवैधानिक संस्थाओं में पर, उसके बाद ये लड़ाई आइडिया ऑफ इंडिया या भारत वर्सेस मोदी या आरएसएस है। ये राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है। अगर दुनिया आज ये कह रही है कि भारत का लोकतंत्र दरअसल एक भ्रम है, ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। आप जानते हैं जो वीडैम है, जो डेमोक्रेसी का इंडेक्स बनाती है, उसने भारत को निर्वाचित तानाशाही की श्रेणी में डाल दिया है। यानी जिस पर हम ये गर्व करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आज वो तमाम पैरामीटर्स पे लोकतंत्र होने की अर्हता को खो चुका है। तो ये लड़ाई तो भारत की जनता की है पूरी, ये केवल एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। तो राम गुहा के पूरे आर्टिकल में जो वो कहते हैं कि मोदी सरकार को मजबूत किया है गांधी परिवार ने जी, ये बड़ा हास्यास्पद और इतिहास बोध से एक तरह से खारिज ये वक्तव्य उनका लगता है। क्योंकि पहली बात तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, दूसरी बात लगातार राहुल गांधी ही हैं, आपने तमाम लोगों के नाम गिनाए, लेकिन राहुल गांधी ही हैं जो मछली की आंख की तरह इस सत्ता प्रतिष्ठान के पीछे जो इसकी जो शक्ति का स्रोत है आरएसएस, उस पर वो निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी को लगातार एक चक्रव्यूह में फंसाकर उन्हें खत्म करने की, राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक बनाने की जितनी कोशिशें हो सकती हैं वो पिछले 10-12 सालों में हुई हैं, हमने देखा है। लेकिन राहुल गांधी अभिमन्यु नहीं है, कई बार लगता है वो अर्जुन है। अर्जुन इसलिए है कि वो मछली की आंख पर निशाना साध रहे हैं, वो आरएसएस के खतरे को चिन्हित कर रहे हैं और कहीं से भी वो झुकने को तैयार नहीं। वो बार बार उस चक्रव्यूह को तोड़ते हैं जो उनके इर्द गिर्द है और बार बार वो उभर कर आते हैं। तो भारत में इस समय जो महाभारत है उसमें मेरी नजर में राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा शख्स नहीं है जो इस लोकतंत्र को बचाने की ऐसी शिद्दत से, ऐसी प्रतिबद्धता से और पूरी सत्यनिष्ठा के साथ इस आंदोलन या इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। आपने कहा तर्क और तथ्य की बात आपने की, तर्क और तथ्य तो रामचंद्र गुहा ने भी रखे हैं, बिल्कुल, और उस पर हम लोग बातचीत कर भी रहे हैं जी। जब हम देखते हैं कि आरएसएस एक खतरा है और उसके कई सारे कारण हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं, चाहे वो संविधान को ना मानने वाली बात हो, कई सालों तक 50 सालों तक लगभग हेडक्वार्टर पर तिरंगा ना फहराने की बात हो, या पूरी जो आइडियोलॉजी है जहाँ टू नेशन थ्योरी का समर्थन हो, सांप्रदायिक राजनीति का समर्थन, आरएसएस का खतरा है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं जिनमें बहुत सब्सटेंस है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे वो उनके कंट्रोल में, इंस्टीट्यूशंस का इंडिपेंडेंस बचा नहीं, इन सब के बावजूद राहुल गांधी की समीक्षा नहीं हो सकती, उनकी आलोचना नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं है ना? आलोचना बिल्कुल तो हो सकती बिल्कुल है। आलोचना होनी चाहिए, आलोचना होती भी है, आलोचना करने का हक है। लेकिन आप कह क्या रहे हैं? आप कह रहे हैं साहब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। चलिए हम एक इनका जो वंशवाद पर आरोप है जरा उसको देख लेते हैं। इनके हिसाब से कांग्रेस इसलिए कमजोर है कि वो वंशवादी राजनीति को एक परिवार के उसमें है। क्या ये सच है? आप नेहरू से शुरू करते हैं, जो लोग बात करते हैं, आपको शायद ये जानकारी होगी कि नेहरू के जीते जी इंदिरा गांधी मंत्री तो छोड़िए संसद में भी नहीं जा पाई थी, जबकि सरदार पटेल की बेटी मणिबेन को लगातार नेहरू जी ने संसद में भेजा, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में। नेहरू जी ने अपनी मृत्यु के पहले बाकायदा लाल बहादुर शास्त्री को, जो लंबे समय से पिछले 30-40 सालों से नेहरू जी के बड़े करीब थे, जब उत्तर प्रदेश में थे आनंद भवन के समय से वो उनके साथ थे, उन्हें बिना विभाग का मंत्री बना दिया जब वो उनके बेहद करीब थे और एकदम साफ इशारा था कि उनके बाद वही बनेंगे शास्त्री जी। पर एक बात मैं अब जो कहने जा रहा हूं जो बहुत लोग नहीं जानते हैं या जिस पर चर्चा नहीं होती है, जब नेहरू जी का देहावसान हुआ तो शास्त्री जी इंदिरा गांधी के पास गए और उनसे कहा कि अब आप इस मुल्क को संभालिए। ये भाषा है, ये शब्द है। अब आप कहेंगे मुझे कैसे पता?
शास्त्री जी के एक निजी सचिव रहे हैं जो लगातार उनके साथ रहते थे, हर जगह साथ रहते थे। ताशकंद में भी थे जहां उनका निधन हुआ और पहले भी। उन्होंने किताब लिखी है जो शास्त्री जी की सबसे प्रामाणिक जीवनी मानी जाती है। उनका नाम है सीपी श्रीवास्तव, जो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने उसमें लिखा है और खुद शास्त्री जी ने उनसे कहा कि मैं इंदिरा जी के पास गया और मैंने कहा इस मुल्क को आप संभालिए, पर उन्होंने हाथ जोड़ दिया। तो पहली बार यानी इंदिरा गांधी को नेहरू जी की मृत्यु के बाद कहा गया प्रधानमंत्री बनने को, उन्होंने इनकार किया। अब आप आगे आइए, इंदिरा गांधी अपने आप कांग्रेस की नेता नहीं बन गई, बल्कि उस समय जो मोरारजी देसाई और तमाम जो अंदर की लड़ाई थी आप जानते हैं, उसमें इंदिरा गांधी को पार्टी ने चुना था कि ये अध्यक्ष बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। फिर इंदिरा गांधी ने आगे बढ़ी और जिन नीतियों को लेकर वो आगे बढ़ी, खासतौर पर समाजवाद की नीतियां, प्रीवी पर्स खत्म करना, राष्ट्रीयकरण, जो उनकी पूरी लड़ाई थी, उसमें जो कांग्रेस का दक्षिणपंथी खेमा था, जो सांगठनिक रूप से बहुत मजबूत था, उसने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। यानी आप देखा जाए तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एक तरफ हो गए, इंदिरा गांधी एक तरफ हो गई, विभाजन हो गया पार्टी का। और फिर 1971 का चुनाव आया जिसमें इंदिरा गांधी को इस देश की जनता ने चुना, ना कि उन लोगों को जो इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे थे। तो जनता ये देख रही थी कि भाई ये इस देश को सही दिशा में ले जा रही। फिर इंदिरा गांधी के बाद आप देखते हैं इंदिरा गांधी शहीद हो गई। ऐसा तो है नहीं कि राजीव गांधी का उन्होंने तिलक कर दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी के दौर में संजय गांधी जो है सुपर पीएम के तरीके से बर्ताव बिल्कुल उनके साथ थे। उस पे कई आरोप हैं और सीधे सीधे इमरजेंसी का एक दौर आता है जिसपे खुद इंदिरा गांधी ने एक तरह से खेद जताया। और जब संसद में वो प्रस्ताव आया कि अब आंतरिक कारणों से इमरजेंसी नहीं लग सकती, तो कांग्रेस पार्टी ने उसके पक्ष में वोट दिया था, ये भी सच है। लेकिन न संजय गांधी की तो असमय मृत्यु हो गई और बाद में उनके न रहने पर ही राजीव गांधी बने, है ना। आप कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी को लगा होगा कि इस समय ये इन्हीं को बना के शायद हम ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं, सहानुभूति की लहर है वगैरह वगैरह। मैं नहीं कहता कि ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं थी उस समय और इंदिरा गांधी ने उनको ये नहीं कि अपनी गद्दी पे बिठा दिया। इसके बाद जब राजीव गांधी शहीद हो गए और फिर 91 का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद बहुत लोगों ने कोशिश की थी उस समय भी कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन जाए। सोनिया गांधी ने भी हाथ जोड़ लिया, वो नहीं बनी और पूरे परिवार के साथ राजनीति से बाहर हो गई। तो जो राम गुहा कह रहे हैं कि पार्टी का कब्जा एक परिवार का है, इस वजह से कांग्रेस नहीं फ्लरिश हुई, तो उसकी हकीकत यह है कि पूरा परिवार राजनीति से बाहर हो गया और कांग्रेस कई टुकड़ों में बट गई। जी, टीएमसी, एनसीपी, ये सब तो बाद में, पहले माधवराव सिंधिया अलग गए, अपनी पार्टी बनाई, तिवारी कांग्रेस, एनडी तिवारी, अर्जुन सिंह ने अलग बनाई और कांग्रेस के अंदर एकदम उथल पुथल मच गई। उस समय फिर कांग्रेस के लोग ही गए सोनिया गांधी के पास कि भाई आप संभालिए, नहीं कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो उस परिस्थिति में जाहिर है इस परिवार की अपनी एक प्रतिबद्धता है जिसको वो कहते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया के प्रति, तो उसको लेकर फिर सोनिया गांधी आई वापस। और सोनिया गांधी ने एक तरह से चमत्कार किया अगले कुछ वर्षों में ही और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता को 2004 में पराजित करने में वो कामयाब हुई। वो नहीं थी पार्टी में, ये तथ्य है। फिर उन्हें 2004 में पूरा प्रधानमंत्री बनने की सारी परिस्थितियां थी, वो प्रधानमंत्री नहीं बनी, है ना। वो आप जानते हैं कि ये तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो राष्ट्रपति थे, उनकी किताब में भी है कि वो पूरी तरह तैयार थे कि अगर वो आएंगे, सोनिया गांधी दावा करेंगे तो वो प्रधानमंत्री बनेंगी, नहीं बनी वो। इसके बाद बहुत लोगों ने कोशिश की कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं 2009 के बाद, उस समय भी इस परिवार ने नहीं कोई ऐसी रुचि दिखाई। आप अगर देखें तो जिस वंशवाद की बात कर रहे हैं, 1984 के बाद इस परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना और 1989 के बाद तो आप देख सकते हैं कि कितने बरस हो गए, यानी कम से कम 36 साल 35 साल तो हो ही रहे हैं। इस परिवार का कोई प्रधानमंत्री नहीं है, इस परिवार का अब कांग्रेस का अध्यक्ष भी नहीं है। लेकिन जब जब पार्टी में विभाजन हुआ, जब जब ऐसी कोई परिस्थिति आई, तो जनता इस परिवार के साथ खड़ी हुई। कांग्रेस के बाकी नेता 77 में भी जब तमाम बड़े बड़े नेता चले गए थे, तो फिर इंदिरा गांधी 80 में आई तो इंदिरा गांधी के साथ लोग गए।
तो इस परिवार की चूंकि एक हिस्ट्री है, वो आज़ादी के आंदोलन में जिस तरह की कुर्बानियां इस परिवार ने दी, पूरा परिवार का परिवार जेल में था, सारी संपत्ति देश के नाम इन्होंने कर दी, फिर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी दोनों इस देश के लिए शहीद हुए, तो जनता में इस परिवार के प्रति एक आस्था है। इसी वजह से कांग्रेस जन भी इस परिवार के साथ पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं और एक तरह से परिवार कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व की अनिवार्य शर्त बन गया, क्योंकि जब जब ये पार्टी टूटी, जब जब लोग अलग हुए, जनता इस परिवार के साथ गुहा साहब का जो तर्क है ना, तो सर, ये जो वंशवाद की वो बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या सचमुच पार्टी पे वो कब्जा करके बैठे हैं? वो तो पार्टी छोड़ के चले गए थे। आपने ही जो बात बोली कि ये जो परिवार है कांग्रेस पार्टी की अनिवार्य शर्त बन गया, और यहीं पर गुहा साहब जो बात कर रहे हैं, क्या पश्चिम बंगाल में देखें, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को फायदा हुआ क्योंकि ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को एलिवेट कर रही थी। इधर विजय को फायदा होता है तमिलनाडु में क्योंकि स्टालिन साहब जो हैं उदयनिधि को एलिवेट करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। केरला में कांग्रेस को फायदा हो रहा है क्योंकि जो विजयन साहब हैं वो अपने दामाद को एलिवेट करने के फायदे में लगे हुए हैं, और जनता इन तमाम लोगों को नकार रही है। परसेप्शन, आपने जो बात की कि परिवार अनिवार्यता बन गई, अनिवार्य शर्त बन गया इस पार्टी के होने का, परसेप्शन तो यही है ना कि गांधी परिवार ही कांग्रेस है। नहीं, गांधी परिवार चूंकि कांग्रेस जिन मूल्यों के लिए संघर्ष कर रही है उसके लिए सबसे ज्यादा उसने कुर्बानी दी है। आज भी राहुल गांधी किसी पद पर तो नहीं है ना, 2019 में चुनाव हारी पार्टी, उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया, और अभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, कल कोई और हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी नहीं है। अब इनका कहना है कि भाई गांधी परिवार चला जाए देश छोड़कर, इसका तो यही मतलब है, राजनीति ना करे, कुछ ना करे। और ऐसा नहीं कि गुहा साहब अभी ये बात कह रहे हैं, गुहा साहब ने आज से 8-10 साल पहले भी आर्टिकल लिखा था कि गांधी परिवार को राजनीति से बाहर हो जाना चाहिए। क्यों कह रहे हैं, कौन सी पर्सनल खुन्नस से हम नहीं जानते, लेकिन जैसे इस देश के हर नागरिक को राजनीति करने का हक है, वैसे ही गांधी परिवार के लोगों को भी हक है। तो ये जो डिमांड है उनकी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अगर लोग वंशवाद की वजह से हार रहे हैं, तब तो भारतीय जनता पार्टी के 50 लोगों को हार जाना चाहिए जो सिर्फ अपने पिता की वजह से। गांधी परिवार अगर वंशवादी इनको लग रहा है और कांग्रेस के लोग या दूसरी पार्टियों में वंशवाद लग रहा है, तब फिर बीजेपी क्यों जीत रही? लेकिन जो ये कह रहे हैं कि विपक्ष के कारणों से जीत रही है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इस देश में जो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया है, इसके महत्व को ये नहीं समझ रहे हैं। दूसरी बात, जो इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा है, भाई यही मैं कह रहा हूं कि क्या आप ये बताइए, क्या बंगाल में अगर एसआईआर में 90 लाख लोगों के वोट ना काटे जाते, 90 लाख, जिसमें 27 लाख ऐसे थे जिनको सरकार या चुनाव आयोग भी मान रहा था कि नहीं ये खारिज नहीं है, पता नहीं है हमें इसके बारे में। मतलब 27 लाख तो ऐसे थे कि अगर कोई भी आप सामान्य अगर आप न्याय के सिद्धांत का इस्तेमाल करें कि अगर आपके खिलाफ कोई आरोप प्रमाणित नहीं है तो आपको हम दोषी नहीं मानेंगे। लेकिन 27 लाख लोगों के वोट संदेह के आधार पर कि हो सकता है कि आगे चलकर इनका गलत निकले, आपने उनको वोटिंग राइट उनका छीन लिया। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं वोट दे रहे हैं, अगली बार दे देंगे। तो क्या ये सब नहीं होता तो क्या बीजेपी वैसी सफलता पाती जैसी उसने पाई, या जिस तरह असम में उसने डिलिमिटेशन किया, या जहां जहां वो जैसे जैसे चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके, संस्थाओं का इस्तेमाल करके काम कर रही है, क्या वो कोई कारण नहीं है? तो ये कहना कि विपक्ष की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, मैंने फिर कहा कि ये दो योद्धाओं का संघर्ष नहीं है कि उनके जो दांव है तलवारबाजी के वो थोड़ा कमजोर हैं और मोदी जी बहुत अच्छी तलवार चला रहे हैं। मोदी जी तो ईडी और सीबीआई भेजकर पूरी पार्टी को हजम कर ले रहे हैं। भाई आरोप तो ये है, आरोप क्या हम देख रहे हैं हर जगह, चाहे वो एनसीपी के साथ हुआ हो और चाहे शिवसेना के साथ हुआ, टीएमसी के साथ घट रहा है। तो ये सब कारण नहीं है। आप 7 लोगों को, आम आदमी पार्टी के उनके राज्यसभा के कितने सदस्य थे, उसमें 10 में से 7 को आपने इधर कर लिया। जिनको आप कहते थे 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है, उनको आप उप मुख्यमंत्री बना देते हैं महाराष्ट्र में, जो अब अजित पवार नहीं है, लेकिन ये तो हुआ ना। जिनके खिलाफ आप श्वेत पत्र निकालते हैं भ्रष्टाचार के, हेमंत बिस्व शर्मा, उनको आप मुख्यमंत्री बना देते हैं। जिनके खिलाफ वीडियो रिकॉर्डिंग है घूस लेते हुए, खुद मोदी जी लगातार चुनाव प्रचार में कहते रहे, वो शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। तो ये सब इस देश की सारी संस्थाओं पे कब्जा करके
सारे नैतिक नियमों को ध्वस्त करके एक पार्टी जो दरअसल एक फासिस्ट अभियान है, और ये राम गुहा ने, पता नहीं आशीष नंदी का वो आर्टिकल पढ़ा या नहीं, जिसमें उन्होंने 90 के दशक में नरेंद्र मोदी से अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा था कि आज मैं एक क्लिनिकल केस ऑफ फासिज्म से मिला हूं जी। आशीष नंदी तो बहुत बड़े मतलब मनोविश्लेषक इस देश के हैं। तो इस देश में जो फांसीवाद का खतरा है और जिस तरह से वो काम कर रहा है, आपको लगता है दो लोगों की लड़ाई है, ये एक परिवार नहीं अच्छे से काम कर रहा है, इस वजह से ये सब हो रहा है। तो मोदी या बीजेपी की सफलता के पीछे आरएसएस का जो एक फासिस्ट अभियान है उसको आप कोई महत्व ही नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब। इसलिए मैंने कहा कि वो इतिहासकार, स्तंभकार रहे हैं, इतिहास पे लोकप्रिय पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन उन्होंने क्रिकेट पे भी किताबें लिखी हैं। और मुझे कई बार लगता है कि वो राजनीति को भी फटाफट क्रिकेट 2020 मैच समझ रहे हैं कि फटाक से इसमें बल्ले पे गेंद आए और छक्का चला गया, अगर नहीं चला गया तो विकेट उड़ गया और इसलिए वो बल्लेबाज ठीक नहीं है। राजनीति क्रिकेट का फटाफट मैच नहीं है ना, या फटाफट क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं है। अब मुझे अफसोस है कि खुद गुहा साहब इस बात को नहीं समझ रहे हैं, जबकि वो इतिहास के विद्यार्थी और लेखक हैं। अच्छा देखिए सर, रामचंद्र गुहा ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े समर्थक हों या उन्होंने सरकार के खिलाफ लेख ना लिखे हों। वो लगातार वोकल भी रहे, मुखर भी रहे, डिटेन भी किए गए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जब प्रदर्शन चल रहे थे तो वोकल तो हमेशा रहे हैं। उनकी अपनी एक राय है, अपनी एक टिप्पणी। हालांकि मुझे थोड़ा सा बुरा इसलिए लगा क्योंकि मैं जब रामचंद्र गुहा का आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे लगा थोड़ी सी और डेप्थ में जाया जाएगा, कुछ नयापन मिलेगा। मैं वही कह रहा हूँ, बहुत हल्का है लेख। और चूंकि 10 साल पहले भी बोले, एक बार जब नियमगिरी में जब आदिवासियों का आंदोलन चल रहा था, अपनी ही सरकार के खिलाफ राहुल गांधी वहां गए थे, मनमोहन सिंह जी थे, तो उन्होंने कहा था वहां पे कि मैं आपका सोल्जर हूं, दिल्ली में मैं आपका सिपाही हूं। तो राम गुहा ने उस समय लिखा नर्वस सोल्जर, उस समय भी राहुल गांधी के खिलाफ लिखा। फिर गांधी परिवार राजनीति छोड़ दे, ये उनका आर्टिकल आया 2013 के आसपास या 14 के, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन वो 10 आज भी वो वही बात कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी लगातार प्रूव कर रहे हैं। चाहे वो क्रोनी कैपिटलिज्म का मसला हो, उस पर लगातार वो हमला कर रहे हैं बिना भय के, चाहे उन पर ईडी सीबीआई जो भी आप कर लीजिए, है ना। उनके साथ जो हुआ हम सब जानते हैं, संसद सदस्यता खारिज की गई, उनका घर छीन लिया गया, उनको 55 घंटे बैठा के उनके साथ ईडी ने पूछताछ की, सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं डर रहे हैं भाई। तो वो प्रूव कर रहे हैं। और जिस देश का जो माहौल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का था, उसमें राहुल गांधी ने 5000 किलोमीटर पदयात्रा करके इस देश के माहौल को बदला। रामचंद्र गुहा कहते हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, लेकिन फिर कह रहे हैं कि वो उसके बाद छोड़ दिया। अरे भाई क्या छोड़ दिया? उसके बाद उन्होंने, सरकार ने, मतलब कांग्रेस ने इस सरकार को 2024 में बहुमत पाने से रोक दिया। ये भी तो सच है। विपक्ष ने ये कहते हैं कि साहब वो देखिए प्रियंका गांधी गई और उनका वोट फीसदी 2.27% उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में लोकसभा में क्या हुआ वो नहीं बता रहे हैं। उसके बाद की घटना है जहां पर बीजेपी को करारी मात मिली और इंडिया गठबंधन ज्यादा जीता, 43 सीटें जीता वो। ये भी तो हुआ, और कांग्रेस का वोट बढ़ के कहां पहुंच गया। तो एक ऐसी लड़ाई का कि वो याद कर रहे हैं जिसमें सीधे आमने सामने की लड़ाई थी, तीसरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। जैसे बंगाल में लड़ाई सीधे सीधे दो लोगों में हुई, और ये पिछले 10-20 साल में हुआ है कि लड़ाई अब आमने सामने जिनकी होती है तो दूसरे लोगों के लिए गुंजाइशें नहीं हो जाती। एक जमाना था जब लोग अपने पसंद के लोगों को वोट देते थे, चाहे वो जीते चाहे हारे। अब ये हो गया कि हमें इन्हें नहीं जीतने देना है, इसलिए हम किसी दूसरे को वोट देते हैं। एक ध्रुवीकरण की राजनीति का एक ये दुष्परिणाम है जो इस देश में हुआ है। एक जो तर्क देते हैं रामचंद्र गुहा, जैसे 2008 वो पहला मौका जब राहुल गांधी किसी फॉर्मल पद पर कांग्रेस के आसीन होते हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस, उसके उस वक्त 1204 विधायक थे पूरे भारत में कांग्रेस के, और इस वक्त 676 विधायक हैं पूरे भारत में। आपने परफॉर्मेंस की बात की, आपने कहा कि लगातार परफॉर्म भी कर रहे हैं राहुल गांधी, तो परफॉर्मेंस तो लॉन्ग टर्म में भी देखा जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में तो परफॉर्मेंस खराब दिखता है। मैंने आपसे यही कहा, अगर सामान्य स्थितियां इस देश में होती, जैसे पहले चुनाव होते थे, कोई भी जीते, एक निष्पक्ष चुनाव आयोग है, वो चुनाव कराता है, वोटिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, लोगों को वोट देने का राइट होता है, उसमें आप इस बात को कह सकते थे। लेकिन जब पूरे चुनाव प्रक्रिया का ही अपहरण कर लिया गया है, और उसके बावजूद ऐसा भी नहीं कि कोई रिजल्ट नहीं है,
उस फैक्ट को इग्नोर आप नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। और उसके बावजूद अभी जब ये लेख लिख रहे हैं उस समय भी केरल में चुनाव जीती है ना। केरल का एग्जांपल भी दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या दे रहे हो? कह रहे फ्लूक है। नहीं फ्लूक नहीं बताया, मतलब भाई जैसे उन्होंने वहां पर वो लोग लड़ रहे हैं ना, तभी तो 10 साल थी, पिछली बार नहीं जीत पाए थे तो वहां जीते। कर्नाटक में सरकार उनकी चल ही रही है ना, तेलंगाना उन्होंने जीता, हिमाचल में भी है सरकार। अभी भी इतनी बुरी स्थिति में भी 7 राज्यों में, 4 में तो सीधे सीधे, बाकी झारखंड में भी वो हैं, मतलब कुल मिला के 7 राज्य हैं जिसमें कांग्रेस है कहीं ना कहीं से। तमिलनाडु में भी है सर, अब तो सत्ता में है। तो मेरे कहने का मतलब है राष्ट्रीय स्तर पर जब लड़ाई इतनी तीखी और फासिज्म से लड़ाई है तो आप जो कह रहे हैं वो बात कुछ समझ में नहीं आती। मुझे कई बार, इतिहास का मैं भी विद्यार्थी हूं, तो मुझे हिटलर का समय याद आता है जब बहुत से उदारवादियों को लगता था कि अगर हिटलर को मिला लिया जाए और उसको सत्ता में शामिल कर लिया जाए तो उसका हम उसको वो कर लेंगे, उसको नियंत्रित कर लेंगे। और ये गलती वहां हुई थी। वहां पे जो वामपंथियों और समाजवादियों का झगड़ा था उसका नतीजा था कि हिटलर किस तरह से वहां आया। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है जब एक व्यापक एकजुटता की जरूरत है, जिसमें अब तो चाहे आप लिबरल हो या ना हो, लेकिन अगर आप आइडिया ऑफ इंडिया के पक्ष में हैं तो आपको इस महाभारत में एक पक्ष चुनना पड़ेगा। ये एक महाभारत जैसी स्थिति है, एक बड़ा युद्ध है जो इस देश पे थोपा गया है और उसका नतीजा ये है कि हम हर तरह से यहाँ आप मुझे अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए दिखते हैं। वो ऐसे आप बार बार कह रहे हैं कि लड़ाई 2 योद्धाओं के बीच में तो है नहीं, 2 विचारों के, नहीं मैं कह रहा हूं 2 विचारों के बीच में, योद्धाओं के बीच नहीं है। इसलिए अगर आप आइडिया ऑफ इंडिया के पक्ष में हैं तो इस सरकार या इस विचार के विरुद्ध लड़ना एक व्यापक मोर्चा बनाकर, इसके अलावा कोई चारा नहीं। मतलब आप चाहते यही है ना, जो 2 पक्ष हैं वो मूर्त रूप से 2 व्यक्ति हों। 2 व्यक्ति नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं 2 विचार हैं और इनके बीच एक व्यापक मोर्चा बनना चाहिए जो आइडिया ऑफ इंडिया के साथ है। जो नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, वो अकेले वो भी नहीं है, उनके भी बहुत सारे सहयोगी हैं। और इधर वो हमारी आपकी इच्छा की बात थोड़ी, इस देश की जनता ने नेता विपक्ष की जिम्मेदारी राहुल गांधी को दी है 99-100 सीटें देकर जी, है ना, तो उनको जिम्मेदारी दी है, हमारी इच्छा से थोड़ी है। इस देश की जनता ने वो भूमिका दी और वो भूमिका वो अदा कर रहे हैं और वो हर मोर्चे पर मुखर हैं। यहाँ तक कि पर्यावरण के मुद्दे पर भी वो अभी जो अंडमान निकोबार गए और जो वो बोल रहे हैं बहुत ही गंभीर मसला है। तो ये 2 व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, ये भारत नाम के विचार को बचाने की लड़ाई है, जिसमें राहुल गांधी एक खास उपस्थिति है नेता प्रतिपक्ष के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में। तो आप अगर अपने को उदारवादी कहते हैं और कहते हैं कि मोदी सरकार या बीजेपी इस देश पर एक खतरे की तरह है, तो आपका एनालिसिस क्या होना चाहिए, क्या उसकी मतलब समीक्षा और क्या समय है? नहीं, इसमें ये मेरा ये कहना है कि ये लड़ाई राम गुहा की क्यों नहीं है, उनकी भी है ना। तो राम गुहा उस लड़ाई का नायक गांधी परिवार को नहीं मानते हैं। मत मानिए, पर इस देश की जनता ने माना है ना। कांग्रेस को 100 सीटें दी है, 99 सीटें दी है और कांग्रेस के नेता है। आप मत मानिए, आप जिसको मानना हो मानिए, और भी पार्टियां हैं, नहीं अपनी पार्टी बना लीजिए, सारा अधिकार है ना। उसकी कोई, मैं नहीं कह रहा आप कांग्रेस के साथ जाइए, लेकिन ये लड़ाई तो है ना, उस लड़ाई में भूमिका कांग्रेस की भी। अच्छा, जरा से भी अगर आपकी राजनीतिक समझदारी है तो कांग्रेस को अलग करके इस देश में कौन सी लड़ाई भाजपा से लड़ी जा सकती है या आरएसएस से लड़ी जा सकती है? कौन लड़ सकता है जिसका राष्ट्रव्यापी एक आधार हो? कांग्रेस जनता पार्टी लड़ रही है सर, तो हम कांग्रेस जनता पार्टी के लिए तो अभी कुछ नहीं कह सकते, है ना। कांग्रेस जनता पार्टी तो अभी हैशटैग और पेज है। जब आप पार्टी बनाते हैं तो आपको बहुत बड़े पैमाने पर चीजों जमीन पर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जमीन पर युवा आक्रोश की अभिव्यक्ति हो, इससे अच्छा क्या है ना। और लेकिन ये अभिव्यक्ति तो, ये तो अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो तो पूरे देश में इस समय एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के लोग तो सड़क पे ऑलरेडी हैं और उन्हीं मुद्दों पर हैं जिनको कांग्रेस जनता पार्टी उठा रही है। तो ऐसा नहीं कि लोग सड़क पे नहीं हैं, लोग लड़ भी रहे हैं, लोग सवाल भी उठा रहे हैं। और जिस तरह से इस देश में फिलहाल आर्थिक तबाही की स्थिति बन रही है और वो दिख रहा है, वो तो एक बड़े संघर्ष का आगाज तो हो गया है, उसमें कोई शक नहीं। जब इलेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात आती है तो ये बात आता है कि भाई एजेंसीज कंट्रोल में है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, मतदाताओं के मत काट दिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी न्यायोचित
फैसले नहीं ले रहा है, ये सब आरोप लग सकते हैं। लेकिन काडर आपको अपनी पार्टी का खड़ा करना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी नहीं, चाहिए। कौन कह सकता है कि बिना खड़ा किए आपको खड़ा कर, कोई भी पार्टी हो वो कैडर खड़ी करेगी, अपने को मजबूत करेगी, मजबूत करना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहाँ खास एक कई बार इतिहास में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब कैडर और पार्टी सेकेंडरी हो जाती है। मतलब मैं कुछ भी हूं, जैसे मैं पत्रकार हूं, मान लीजिए आप पत्रकार हैं। अब कोई सरकार अगर मीडिया पर कब्जा कर ले और पत्रकारिता न करने दे, यानी पत्रकार को पत्रकार न रहने दे, तो मेरा मानना है कि फिर उस पत्रकार का भी फर्ज है या पत्रकारों का फर्ज है कि सरकार को सरकार न रहने दे। जैसे हिंदी पत्रकारिता का सबसे बड़ा नाम ऐतिहासिक रूप से हम गणेशशंकर विद्यार्थी को मानते हैं। गणेशशंकर विद्यार्थी जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था तो वो कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष थे। क्या इस वजह से हम ये कहेंगे कि वो पत्रकार नहीं थे? थे, क्योंकि देश में इतना बड़ा खतरा था कि उस समय की जो उपनिवेशवाद विरोधी सबसे बड़ी शक्ति थी, औपनिवेशिक ताकतों से लड़ने वाली जो शक्ति थी, उसके साथ वो खड़े थे। तो आज भी तमाम लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं, या खड़ा होना चाहिए उनको, या विपक्ष के किसी भी मोर्चे के साथ, क्योंकि लड़ाई अब आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने की, भारत के संविधान को बचाने की। अगर भारत का संविधान नहीं बचेगा तो फिर, और ये तो खुद मेरा ख्याल है रामचंद्र गुहा भी लिख चुके हैं कि भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है। तो उससे लड़ कौन रहा है? जमीन पे कौन लड़ सकता है? कौन ताकतें? अब आप कहिए उसमें कमजोरी है, सब है, लेकिन वो एक पार्टी का मसला नहीं है, इस देश की जनता को तय करना है। मतलब ये उसी लड़ाई का मसला है जिस लड़ाई का जिक्र खुद रामचंद्र गुहा कर रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आप कोई कांग्रेस का सदस्य हो, राहुल गांधी को मानता हो न मानता हो, ये इस देश को बचाने की अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, तो आपको एक साझा जो विपक्ष का मोर्चा है उसके साथ खुद को अलाइन करना पड़ेगा। और अच्छा, एक चीज बताइए, क्या रामचंद्र गुहा के आर्टिकल में आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा इच्छाएं हैं? जैसे जैसे रामचंद्र गुहा कहते हैं कि एक तो डिसिप्लिन की कमी है राहुल गांधी में, दूसरी बात ग्रेविटास की कमी है, मतलब उतना गरिमापूर्ण या संजीदगी भरा गंभीरतापूर्ण वो नहीं रखते हैं पकड़, और तीसरी बात है कि जब अगर मान लीजिए कभी कोई गंभीर मुद्दा उठा भी लिया तो सस्टेन नहीं करते हैं। जैसे वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे, एक दो प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर चले जाएंगे लैटिन अमेरिका के देशों में, यूरोप के देशों में। नहीं तो क्या करते हैं? घूमने के लिए या वहाँ सवाल जवाब करते हैं? अगर वो गरिमा की बात करते हैं तो मेरा उनसे आग्रह है कि राहुल गांधी के जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, विदेश की यूनिवर्सिटीज़ में जो उनके भाषण हैं, जो उनके सवाल जवाब हैं, उसको सुने। वो तो वहाँ भी वही बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर उनको बुलाकर उनके साथ डिस्कशन होता है और उसमें राम गुहा को गरिमा नहीं दिखाई पड़ती, तो फिर वो गरिमा कहाँ है मुझे नहीं पता, गरिमा का क्या मतलब है मुझे नहीं पता। एक आदमी लगातार वोट चोरी का सवाल आज से नहीं उठा रहा है, वो लगातार उठा रहा है, सिर्फ प्रेजेंटेशन। लोकतंत्र में आप ये बताइए, दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र के बीच कोई तानाशाह पैदा होता है तो फिर कैसे वो हटता है? आमतौर पर विपक्ष खत्म हो जाता है, खत्म कर दिया जाता है, लेकिन राहुल गांधी हर उसके बावजूद, हर दमन के बावजूद खड़े हुए हैं। कैसे उसमें उनको कंसिस्टेंसी नहीं नजर आ रही? वोट चोरी का सवाल तो जब राहुल गांधी तब से उठा रहे हैं जब यहां तक कि विपक्ष के तमाम लोग उसको मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन वो उठा रहे हैं। और सिर्फ उठा नहीं रहे, उन्होंने कर्नाटक से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, हरियाणा से लेकर उन सारी चीजों को डिटेल प्रेजेंटेशन दिया ना इस देश के सामने। अब अगर इस देश का मीडिया उस पर तवज्जो नहीं दे रहा है, अगर विपक्ष के बाकी लोग उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो राहुल गांधी बोल ही सकते हैं ना। मैंने यही कहा, ये कोई मध्यकालीन योद्धाओं की लड़ाई नहीं है, लेकिन उस मुद्दे को, वो तो बिहार में भी वोट चोरी के वोट बचाओ यात्रा निकाला था उन्होंने, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा छोड़ दिया? अकेला आदमी है जो क्रोनी कैपिटलिज्म के मुद्दे पर कितने सालों से लगातार, वहां पर तो अलाई पार्टनर भी बहुत ज्यादा मुखर नहीं दिखते हैं। अच्छा बताइए कि अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन अंबानी जी के शादी में कभी लोग थे जो नहीं गए होंगे, और अंबानी जब आए थे न्योता लेकर तो राहुल गांधी घर छोड़ के चले गए थे और मजदूरों के बीच जाके बैठे थे, और उनको लगता है कि ये तो जाके फोटो खिंचा लेते हैं मजदूरों के बीच में, मछुआरों के साथ पौंड में कूद जाना। तो वो इस देश के तमाम जो श्रमजीवी वर्ग है उसके साथ अपनी एकता दिखाते हैं। और गिग वर्कर्स का सवाल किसने उठाया? गिग वर्कर्स को सेवा सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनकी तमाम उनका बीमा होना चाहिए, उनकी न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए, ये सवाल तो राहुल गांधी उठा रहे हैं ना। गिग वर्कर्स तो हमारे एक अदृश्य
मजदूर थे जिनके बारे में हमारी किताबों में कुछ नहीं लिखा, एक नई परिघटना है, लेकिन राहुल गांधी तो उसको उठा रहे हैं ना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? अब वो अगर ऑटो चालकों के बीच जा रहे हैं तो वो जाहिर है जो उनकी पेट्रोल और डीजल की जो या सीएनजी की जो कीमतें बढ़ी हैं उससे उनकी तकलीफ है, उस तकलीफ से क्यों नहीं जुड़ेंगे? देखिए सर, हर गेम का ना नियम टाइम टू टाइम बदलता रहता है। जैसे आपने फटाफट क्रिकेट की बात की, तो क्रिकेट जब मैंने देखना शुरू किया था उस वक्त वनडे का रुआब था। हाँ। और टेस्ट को वनडेयर्स जो थे वो थोड़े से दबा रहे थे, लेकिन फिर भी टेस्ट की अपनी एक वैल्यू थी। फिर देखते ही देखते 2020 बहुत ज़बरदस्त तरीके से पॉपुलर हो गया। टेस्ट की अब कोई बात भी नहीं करता है। अब तो आईपीएल का दौर है, आईपीएल का दौर है। तो राजनीति में भी कुछ नियम तो बदले हैं। आप बहुत ज़्यादा सहज दिख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच दिख रहे हैं, ये सत्ता की गारंटी नहीं है या चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है। उसके लिए प्रबंधन चाहिए, उसके लिए ज़्यादा समय चाहिए, उसके लिए कुछ तिकड़मबाजियाँ चाहिए। क्या आपको लगता है राहुल गांधी इन मोर्चों पर फेल हैं? और क्या इसी कारण से वो तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ लिखते रहे हैं, वो राहुल गांधी के खिलाफ भी लिख रहे हैं? भाई सवाल है कि आप अगर गांधी के सिपाही हैं या गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, महात्मा गांधी की बात, महात्मा गांधी, तो आप चलेंगे तो उन्हीं की तरह। हो सकता है गोडसे का रास्ता जल्दी सफलता दिला दे, पा जाते हैं लोग। आप अपने विरोधी को विचार के स्तर पर परास्त करके अप्रासंगिक बना दें या विरोधी की हत्या करवा दें, दोनों तरीके हैं। और राजनीति में, इतिहास में दोनों तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। तो राहुल गांधी से हम वो उम्मीद नहीं कर सकते हैं जो गोडसे के समर्थक गोडसे से उम्मीद करते हैं। राहुल गांधी एक अहिंसक तरीके से, सत्यनिष्ठा के साथ, प्रतिबद्धता के साथ ही लड़ाई लड़ेंगे। वो उस तरह से नहीं लड़ सकते हैं जैसे दूसरे लड़ रहे हैं, वो इसी तरह से लड़ेंगे। उनकी वही लड़ाई है, वो लंबी हो सकती है। वो कहते हैं कि भाई ये तो इतने साल हो गए। मुझे कई बार लगता है अगर गुहा साहब, जिन्होंने महात्मा गांधी पे अच्छी किताब लिखी है, इंडिया आफ्टर गांधी, अगर गांधी के समय होते तो ये सारे आरोप जो राहुल गांधी पे है वो महात्मा गांधी पे लगा रहे होते। क्यों? 1915 में वो आए, 4-5 साल ऐसे ही घूमते रहे, 20-21 के आसपास असहयोग आंदोलन चला और चौरी चौरा के बाद वापस ले लिया। बहुत लोग नाराज हुए। गुहा साहब तो एकदम पता नहीं क्या क्या लिख देते कि बताइए आंदोलन का कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि 22 में आंदोलन वापस ले लिया। और उसके बाद अगला बड़ा आंदोलन 8 साल बाद 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला या दांडी यात्रा हुई जी, तो 8 साल लग गए असहयोग आंदोलन के बाद। और उसके बाद जो अगला बड़ा आंदोलन हुआ वो 12 साल लगे, 1942 भारत छोड़ो। तो अगर राम गुहा साहब की यार्डस्टिक देखें तो महात्मा गांधी तो बिल्कुल ही मतलब कंसिस्टेंट नहीं रहे, नाकाम रहे। वो भाषण की बात करते हैं, वो मतलब वो जो, हालांकि बीजेपी के लोग भी आजकल ये कर रहे हैं कि साहब प्रियंका गांधी ज्यादा बेहतर है, कह रहे हैं प्रियंका गांधी का भाषण बिल्कुल बहुत अच्छा भाषण देती है वो। लेकिन कभी गांधी जी का भाषण सुना है रामचंद्र गुहा ने? यूट्यूब पे उपलब्ध है। अगर आप भाषण शैली के लिहाज से सोचेंगे, आप सुन नहीं पाएंगे। अगर शैली के लिहाज से, और अगर सामने मोदी जी जैसा पारसी थिएटर का सिद्ध अभिनेता जैसा भाषण देते हैं, तो गांधी जी तो कहीं ठहरेंगे नहीं उस भाषण में, उस कला में। लेकिन गांधी जी इसलिए महात्मा गांधी हैं कि उनकी सत्यनिष्ठा असंदिग्ध है, वो कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता। तो राहुल गांधी उसी रास्ते पर हैं। आप कहिए कि वो भाषण उनका उतना अच्छा नहीं है, जाहिर है, तो ये भाषण प्रतियोगिता तो नहीं है ना। मोदी जी जैसा भाषण वीर तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ, वो तो संभव ही नहीं है जिस तरह से वो भाषण देते हैं। लेकिन उस भाषण में सत्य कितना है, सब्सटेंस कितना है, सत्य कितना है। और सचमुच भाई आप भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि मैं इनका राजनीतिक करियर बर्बाद कर सकता हूं, और आपके मुंह से जबान नहीं फूटती। इस वाचालता का हम क्या करें? वो कहता है कि आपको रूस से तेल नहीं लेना है, और आपके मुंह से जबान नहीं फूटती। तो इस वाणी का हम क्या करें जो संप्रभुता की रक्षा नहीं कर सकती? राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं भारत की संप्रभुता के साथ। तो राहुल गांधी की भाषा में आपको कौन सी कमी नजर आ रही है? आपको शैली चाहिए या कंटेंट चाहिए, तय आपको राम गुहा साहब इतिहास के जानकार हैं, और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इस तरह से उन्होंने बात कही है।
मोदी जी के सीवी में क्या था, कितना मुख्यमंत्री बनने के पहले कितना उन्होंने अनुभव प्राप्त किया था। अगर लेकिन यहाँ तो बात प्राइम मिनिस्टर की हो रही है ना सर। सीवी की वो बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी तो लगातार इस देश के, जिसको वो मान रहे हैं कि ये फोटो ऑप है, इस देश के सबसे आम लोगों के बीच जाकर बैठना, और आज से नहीं, जब वो सत्ता में नहीं थे, सत्ता में थे, तब भी वो ये काम करते थे। चाहे वो भट्टा परसौल का किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो नियमगरी के आदिवासियों का मुद्दा हो, उस समय भी उठा रहे थे। और जो जो राहुल गांधी ने कहा, चाहे वो नोटबंदी के प्रश्न पर, चाहे जीएसटी के प्रश्न पर, चाहे कोरोना के प्रश्न पर, चाहे आर्थिक परिस्थितियों के प्रश्न पर, सारी बातें जो विपक्ष के नेता इस देश में आगाह करते हैं वो सब सच साबित होता है। तो उनकी दृष्टि से भी आप ये नहीं कह सकते कि वो समझ नहीं रहे, बल्कि डर ज्यादा लग रहा है अब तो उनके वो साफ बता दे रहे हैं। तो वो जो कह रहे हैं वो सब हो रहा है। उन्होंने कहा था कृषि कानून इस सरकार को वापस लेना पड़ेगा, लिया इस सरकार ने वापस। तो राहुल गांधी की दृष्टि, उनका जो पूरा विजन है, और सबसे बड़ी बात, ना झुकने का जो संकल्प है, जो प्रतिबद्धता है, वो तो उस लेवल पे तो नहीं कहीं नजर आ रहा है। सर, जो इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं वो इंटरप्रिटेशन रामचंद्र गुहा को नहीं दिखी। बावजूद इसके रामचंद्र गुहा कहते हैं कि कुछ चीज़ों के लिए मैं राहुल गांधी की प्रशंसा ज़रूर करूंगा, उनके साथ रहूंगा, उनको मैं कहूंगा कि अच्छे व्यक्ति हैं। वो कुछ चीज़ें, उनकी पर्सनल ट्रेजेडीज़, जाहिर है वो मेरे हिसाब से दादी यानी कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की जो शहादत हुई उससे, और जिस तरीके से बचपन गुजरा राहुल गांधी का, उसको लेकर एक इशारा था रामचंद्र गुहा की तरफ। मैं जानना ये चाहता हूँ कि राहुल गांधी जैसी शख्सियत जो लगभग 50-55 साल के हो चुके हैं और भारतीय राजनीति के केंद्र के सबसे मजबूत व्यक्तियों में से एक हैं, पीएम इन वेटिंग कांग्रेस जन उन्हें कहते हैं, लीडर ऑपोजिशन तो वो है ही, उनकी पर्सनल ट्रेजेडीज का जिक्र करना क्या सच में आपको लगता है उसकी मैं जरूरत वही है? कह रहा हूं कि सबसे मुझे अफसोस यह है कि इतिहासकार होने का दावा करने वाले राम गुहा इतिहास बोध से च्युत है, यानी उनमें इतिहास बोध है नहीं। ये दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है। ट्रेजेडीज किसके साथ ज्यादा हुई, किसके साथ कम हुई, ये महत्व नहीं है। महत्व ये है कि क्या जो लोकतंत्र हमारे फाउंडिंग फादर्स ने दिया, भारत के उन लोगों ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इस देश में एक संविधान दिया, आधुनिक लोकतंत्र हमें सौंपा, गणतंत्र सौंपा, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक जो गणतंत्र भारत को सौंपा गया है, जिसमें सबकी बराबर की हिस्सेदारी होगी, क्या वो हम बचा पाएंगे कि नहीं, ये सवाल है। क्योंकि देखिए, इस देश की सबसे बड़ी जो मुझे लगता है ट्रेजेडी, अगर आप ट्रेजेडी की बात करें, वो व्यक्तियों की ट्रेजेडी नहीं है। 1980 तक हम और चाइना लगभग बराबर थे, जो उनकी हैसियत थी कमोबेश आर्थिक, हमारी भी हैसियत थी। उसके बाद ये देश एक विभाजनकारी राजनीति के षड्यंत्र में फंस गया, और वो हवा से नहीं कूदी वो शक्ति। वो इस देश में जो आरएसएस का पूरा प्रोजेक्ट था, कई दशकों से चल रहा था, उसने सन 80 के बाद इस देश में खास तौर पर समाजवादियों द्वारा अर्जित शक्ति को अपने साथ मिलाया, जो 1967 से ही गैर कांग्रेसवाद के नाम पर था, फिर 77 में संपूर्ण क्रांति के नाम पर था। तो ये जो आरएसएस ने वहां अपनी जगह बनाई, और उसके बाद 80 के बाद उसने राम मंदिर आंदोलन के जरिए इस देश को, जिस तरह से इस देश के मानस का विभाजन किया, जिस तरह से बाबरी मस्जिद तोड़ी गई और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आग में इस देश को झोंक दिया गया, उसने उस प्रतिद्वंदिता से जो चीन के साथ हमारी होड़ थी, हमें बाहर कर दिया। क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट सिर्फ राजनीतिक प्रोजेक्ट नहीं थे, इस देश में एक एंटी साइंस मूवमेंट भी चला। राइट। इस बीच गणेश की मूर्ति दूध पीने लगी थी। सब कुछ। आज स्थिति है कि हर शहर, हर कस्बे में कथावाचक आपको कहानियां सुना रहे हैं, ऐसी ऐसी कहानियां सुना रहे हैं जो आपके अंदर प्रश्नाकुलता को नष्ट करेंगी, जो आपके अंदर वैज्ञानिक चेतना को नष्ट करेंगी, आपको सवालों के उस महासागर में जाने ही नहीं देंगी, क्योंकि सारे जवाब हैं हमारे पास। पृथ्वी कहाँ है तो शेषनाग के फन पे है, नाच रही, हमें क्या प्रॉब्लम है, नाच रही। लेकिन इसी बीच चाइना ने साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन पे इतना ज्यादा खर्च किया, इतना ज्यादा ध्यान दिया कि आज चाइना की यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर है। मतलब ऑक्सफोर्ड को भी पीछे छोड़ दिया उसने, उसकी एक यूनिवर्सिटी ने।
शिक्षा के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में, वैज्ञानिक उपलब्धियों के क्षेत्र में, वहां जिस तरह से इस समय काम हो रहा है, अभी आपने ईरान में देखा या उसके पहले और भी उसके जो अस्त्र शस्त्र हैं किस तरह से युद्ध में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वो सब हम देख रहे हैं। तो हम तो पीछे छूट गए ना, क्योंकि जो देश IITs बना रहा था वो देश अब क्या बना रहा है आप जानते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री इस बात पर गर्व करते हैं कि साहब गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। तो आपने एक अच्छे भले देश को, जहां यूनिवर्सिटीज और साइंस टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े बड़े सेंटर्स बन रहे थे, उन सबको आपने पीछे कर दिया, वहां इनोवेशन खत्म हो गया। और इस देश में IIT मद्रास के डायरेक्टर साहब हैं, वो कोई गोमूत्र पे कैंसर की दवा खोज रहा है, कोई गोबर के महत्व पे बात कर रहा है। तो आपने पिछले 30-40 सालों में इस देश की जो भी एक संभावना थी वो संभावना को नष्ट कर दिया। इसलिए आज चीन के बारे में सुनते हैं, उसने कृत्रिम सूरज बना लिया, उसकी जो बैटरीज हैं वो मतलब टेस्ला को वो पीछे छोड़ दे रही वहां की कारें। भारत में इतने बड़े बड़े उद्योगपति, इतने पैसा उनके पास है, अंबानी हो, अडानी हो, जिनका भी आप नाम ले लीजिए, एक प्रोडक्ट बताइए जो भारत का प्रोडक्ट हो जिसने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित पूरी दुनिया में जिसने नाम कमाया हो। एक प्रोडक्ट, यहां तक कि फेसबुक जैसा कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म तक नहीं है जी, जबकि चाइना ने उनको एंट्री नहीं करने दी, इनको एंट्री नहीं करने जायंट्स हैं। तो आप ये बताइए, ये जो हो रहा है, यानी ये मतलब भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश मैं मानता हूं, जो भारत को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति में ढकेला गया, ये भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। और शायद इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे लोगों को समर्थन मिला है जो भारत की प्रगति नहीं चाहते। और जो मुझे लगता है सर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लगता क्या, ये तो है ही कि साइंटिफिक टेम्पर की बात की गई है, बात नहीं की गई, राज्य का दायित्व है साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाना जी। और एक जमाने में सरकार की ओर से जन विज्ञान जत्थे गांव-गांव भेजे जाते थे। आज अगर वो जन विज्ञान जत्थे भेजे जाएं तो हो सकता है उनकी पिटाई हो जाए। एग्जैक्टली, वो किसी ना किसी का जो है वो तोड़ देंगे, क्योंकि तर्क और ज्ञान की बात करना इस देश में आस्था को आहत करना है। तब तो आप कुछ भी नहीं बना सकते हैं ना, कुछ कर ही नहीं पाएंगे आप। तो वही ना, संविधान का विरोध जिन ताकतों ने किया, वो ताकत साइंटिफिक टेम्पर के बढ़ावे को कैसे बचा सकती हैं? क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर बढ़ेगा तो सवाल बढ़ेंगे, फिर कोई नॉन बायोलॉजिकल लीडर नहीं हो सकता, कोई सवालों से परे नहीं हो सकता है। तो नॉन बायोलॉजिकल कोई लीडर को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ा, सवाल उठाने की अगर जिज्ञासा आगे बढ़ी लोगों की, तो इसलिए ये जो सारी परिस्थिति है, ये ऐसा लगता है कि हमारी आजादी की जो लड़ाई थी, उससे जो उपलब्धियां थी, वो सब बेमानी हो गई। ठीक बात है। और रामचंद्र गुहा एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट तो दिखते हैं, संविधानविद दिखते हैं, संविधान में उनकी आस्था दिखती है, आइडिया ऑफ इंडिया के साथ खड़े दिखते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति इन तमाम फैक्ट्स को इग्नोर करके एक आर्टिकल अगर लिख ले तो उस आर्टिकल को बहुत सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि रामचंद्र गुहा के क्लास का, रामचंद्र गुहा की जो हैसियत है, जो ख्याति है, उस लेवल का ये आर्टिकल नहीं है। तो रामचंद्र, बहुत लोग तो कहते हैं बड़े खुन्नस में लिखी उन्होंने, पता नहीं सही है कि नहीं, कि वो कुछ पेपर्स चाहते थे नेहरू जी से जुड़े हुए जो उन्हें देखने नहीं दिया गया, इस वजह से इस परिवार से नाराज है, पता नहीं। लेकिन कोई भी इतिहास में व्यक्तियों पर अगर आप चीजों को लाते हैं तो फिर आप खुद भी कमजोर होते हैं, थोड़े छोटे हो जाते हैं, बिल्कुल बौने हो जाते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत ये चर्चा सुनने के लिए, और पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करने के लिए। शुक्रिया।